सुप्रभात प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। प्यारे बच्चों, आज के हिंदी सत्र की शुरुआत इस सुविचार से करती हूँ कि मनुष्य की श्रेष्ठता उसके जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि उसके गुणों, उसके पुरुषार्थ के द्वारा उपलब्धियां जो उसने प्राप्त की उस आधार पर निर्धारित होती है। जैसे दूध, दही, घी, छाछ एक ही कुल के हैं, किंतु उनकी कीमत उनके गुणों के आधार पर आंकी जाती है। प्यारे बच्चों, आप सबको अपना पुरुषार्थ करके अपने गुणों के आधार पर अपनी जगह इस जग में बनानी है और उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। तो लग जाइए, अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाइए इस दुनिया में। चलिए, इस सुविचार के बाद मैं आपको आपके पाठ की ओर ले चलती हूँ। आपका पाठ है 20 और आया वसंत। इसमें मैंने पिछले 2 सत्र में आपको आया वसंत कविता का लयबद्ध उच्चारण, शब्दार्थ, भावार्थ, अभ्यास के प्रश्न मैं बता चुकी हूँ। भाषा की बात का एक प्रश्न वाक्य बनाओ मैं कल आपको समझा चुकी थी, और अगले प्रश्न जो शेष प्रश्न है उस पर आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को विशेष रूप से मैं भाषा की बात के शब्दकोश के क्रम से संबंधित जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर मैं आज आपसे विशेष रूप से चर्चा करूंगी। आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 भाषा की बात का, कि शब्दकोश क्रम के अनुसार क्रम संख्या 1 से 10 तक लिखिए। और आपके सामने ये 10 शब्द हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको अलग से 10 शब्द लिखे हैं। जब मैं इसे समझा लूंगी तो ये एक बार और अभ्यास करवाऊंगी। ये आपकी पुस्तक में नहीं है, ये आपकी पुस्तक के शब्द हैं। इन्हें कैसे आप क्रम देंगे, इन पे संख्या आप किस आधार पे 1, 2, 3 क्रम देंगे, क्रम संख्या कैसे डालेंगे, ये आपको मैं फिर से आपको आपके पूर्व ज्ञान से जोड़ती हूँ। पूर्व ज्ञान से, क्योंकि पिछली आपके पाठों में मैं आपको बता चुकी हूँ शब्दकोश के क्रम कैसे आपको लगाने हैं। इससे संबंधित एक PDF भी मैं आपको भेजी हूँ, आप लोग देखिएगा उसको ध्यान से, तो आपके जो पूर्व ज्ञान है उससे आप जुड़ेंगे। चलिए, एक बार फिर से मैं आपके शब्दकोश के क्रम की पुनरावृत्ति कराती हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया था कि शब्दकोश क्या है। शब्दकोश, जैसा कि आप नाम से जानते हैं, शब्द कोश माने भंडार, शब्दों का भंडार, जिसे आप इंग्लिश में डिक्शनरी भी कहते हैं, हिंदी में उसे हम शब्दकोश कहते हैं। शब्दकोश का शाब्दिक अर्थ तो शब्दों का भंडार है, किंतु शब्दकोश शब्दों का भंडार मात्र नहीं है, बल्कि शब्दों के अर्थ और साथ में आप हर वर्ण से संबंधित अनेक असीम शब्दों का भंडार यहाँ पर देखेंगे, और साथ में इन शब्दों के अर्थ भी देखेंगे, और शब्दों के अर्थ के साथ ही उनके व्याकरणिक संकेत भी संक्षेप में आप देखेंगे। इसलिए शब्दकोश किसी भी विद्यार्थी के लिए या किसी भी भाषा के जिज्ञासु के लिए या भाषा के ज्ञान को प्राप्त करने का जो इच्छुक है, उसके पास शब्दकोश का होना जरूरी है। और आप अभी हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हिंदी शब्दकोश का होना अनिवार्य है। हिंदी शब्दकोश में शब्दों के क्रम किस तरह से दिए होते हैं, इसी आधार पर
आपको यहां दिए गए शब्दों को सिलसिलेवार ढंग से क्रम संख्या डालनी है। शब्दकोश में जो क्रम होता है उसका क्या नियम है? सबसे पहले आपको ये जानना है कि स्वर और व्यंजन, स्वर पहले फिर व्यंजन बाद में, ठीक है। अब स्वर में जैसे आप लोग अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ अंग अह पढ़ते हैं। यहां पर शब्दकोश के क्रम में थोड़ा सा अलग आपको करना है। पहले आप अंग और या अंग वाले शब्दों को लेंगे और फिर उसके बाद आह वाले शब्द और फिर आ ऐसे आ ई वाले शब्द आपको मिलेंगे शब्दकोश में। उसी क्रम में आपको यहाँ पर संख्या डालनी होगी, ठीक है। इसके बाद जब आपके स्वर खत्म हो जाएंगे, स्वर का क्रम खत्म होगा, तब आप व्यंजन पर आएंगे। और व्यंजन में क ख ग घ अंग जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, इन 5 वर्गों के जो वर्ण हैं, जो व्यंजन हैं, उनको आप क्रम से देखेंगे और उस आधार पर यहाँ पर संख्या डालेंगे। और उसके बाद श, श, स, ह, ये 4 के आप संख्या डालेंगे इनके अनुसार। फिर आप बोलेंगे मैम क्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये कहाँ गए? हाँ, ये स्वाभाविक है कि आपके मन में प्रश्न उठेंगे। तो ये क्ष, त्र, ज्ञ, श्र कहाँ जाएंगे? जैसे क्ष, क्ष जो है ये क वर्ग में आएगा। क्यों क वर्ग में आएगा? क्ष क वर्ग में क्यों आएगा? क्योंकि क्ष को यदि हम अलग करें, ये संयुक्ताक्षर है, तो इसको यदि हम अलग करेंगे तो क जोड़ श बराबर क्ष बनता है। इसलिए इसको जब हम इस पे संख्या बैठाएंगे तो हम इसे क वर्ग में गिनेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर आप, मैं यहां पर समझा रही हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा बस। अब उसके बाद क्ष के बाद त्र, त्र हम त वर्ग में गिनेंगे। त वर्ग में माने त के साथ इसकी गणना करेंगे। त वर्ग में क्यों गिनेंगे? क्योंकि त जोड़ र बराबर त्र होता है, ठीक है, बराबर त्र। इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद हम क्ष हो गया, त्र हो गया और ज्ञ हो गया। ज्ञ, ज्ञ को हम कहां पर गिनेंगे? ज्ञ को हम च वर्ग में, ज्ञ को हम च वर्ग में गिनेंगे। क्यों च वर्ग में गिनेंगे? क्योंकि ज जोड़ इया बराबर ज्ञ, ज्ञ बनता है। तो इसको हम च वर्ग में जोड़ेंगे, च वर्ग में गिनेंगे और ज के साथ ज की जो पंक्ति है उसमें हम ज्ञ को गिनेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका कौन कौन सा आ गया? छ, त्र, ज्ञ, ये आपने जान लिया। और एक बचा श्र। श्र को हम किस में गिनेंगे? श के साथ गिनेंगे, ठीक है। श और र जुड़ करके क्या बनता है? श्र। तो इस श्र को हम कहां गिनेंगे? श के साथ। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है जिसे आपको ध्यान देने की है। मैंने आपको मुख्य रूप से क्या बात बताई कि सबसे पहले स्वर फिर व्यंजन। स्वर में जो क्रम होगा उसमें अनुस्वार और अनुनासिक के शब्द पहले आएंगे, उसके बाद विसर्ग वाले शब्द आएंगे और तब फिर अ आ इ ई उ री ए ओ के शब्द आएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई।
उसके बाद अब हम व्यंजन पे चलेंगे। व्यंजन वाले शब्द को हम क्रम से संख्या बैठाएंगे और व्यंजन वाले शब्द में पांचों वर्ग के पहले पांचों वर्ग के वर्णों के शब्द रखेंगे। पांचों वर्ग कौन कौन से हैं? क वर्ग, जिसमें क ख ग घ अंग आएगा। लेकिन क वर्ग में एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने की है कि क वर्ग में एक और चीज आएगी और वो है क्ष। क्ष भी संयुक्ताक्षर है और संयुक्ताक्षर जो है क्ष संयुक्ताक्षर क वर्ग में आएगा और क वर्ग में आपको क्ष को जोड़ना है। जैसे क्षत्रिय आ गया या क्षमा शब्द आ गया तो उसे आप अंत में संख्या नहीं बैठाएंगे कि हम लोगों ने तो वर्णमाला पढ़ी थी मैम कि क्षत्रज्ञ बाद में आता है सबसे क्षत्रज्ञ, तो अंत में वो संख्या नहीं देंगे। आप ये ध्यान रखेंगे कि क के साथ ही आप क्ष की संख्या बैठाएंगे। ठीक है, क का के कु क्री। ठीक है, ये करने के बाद और तब फिर वो अन्य व्यंजनों से जुड़ता हुआ जब श से जुड़ेगा तब क्ष का शब्द बनना शुरू होता है शब्दकोश के क्रम में। ठीक है, तो क्ष को हम क वर्ग में बैठाए। अब उसके बाद च छ ज झ इया वाले शब्द आएंगे। लेकिन च छ ज झ इया वाले शब्द में एक चीज हमें ध्यान देनी है कि च वर्ग वाले में च के साथ नहीं, छ के साथ नहीं, ज के साथ एक इया जुड़ करके ज्ञ बनता है, जिससे ज्ञानी, ज्ञानवान। ठीक है, आप ये शब्द बनाएंगे। ज्ञ अगर आ गया तो वहां पर आप कहां पर उसको किस क्रम में बैठाएंगे? उसे च वर्ग के ज के साथ रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगला आता है त्र। त्र त्रिशूल या त्रिपुरारी या कोई भी शब्द आपने बनाया, त्रिभुवन, त्रिमूर्ति, जो भी शब्द आपने बनाया, त्र से जो शब्द आया वो शब्द त वाले क्रम में आएगा, यानी त वर्ग में त के साथ। ठीक है, तो आप ये त्र को अंत में नहीं लगाएंगे, त वाले क्रम में संख्या लिखेंगे त्र में। और फिर उसके बाद आपके सामने आया श्र। श्र जो है इसे भी आप श, आप जो तालव्य श है उस क्रम में लगाएंगे। श जोड़ र है, इसलिए इतनी बात आपकी समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर कोई बात में आपको संदेह हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो अभी लिख कर रख लीजिए। MS टीम में अभी हम लोग जुड़ेंगे वीडियो समाप्ति के बाद, तब आप पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मैंने अपनी तरफ से आपकी पुनरावृत्ति ठीक तरीके से कराने की कोशिश की है। यदि कोई बात तब भी आपको ना समझ में आई हो तो पूछिएगा। अब हम लोग चलते हैं शब्दकोश के क्रम को लगाएंगे। आपसे ही मैं पूछते हुए आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहला शब्द है वसंत। कौन कौन से शब्द हैं एक बार मेरे साथ बोलिए। वसंत, शोभा, पतझड़, हरियाली, मधुर, भौरे, गान, सुख, सरसों, जग। सबसे पहले हम देखें कि इसमें कोई स्वर वाला शब्द है। स्वर वाले कोई शब्द आपको दिख रहे हैं? मुझे तो यहाँ पर किसी भी शब्द की शुरुआत स्वर से नहीं दिख रही है। आप भी देखिए, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें स्वर से शुरुआत हो रही हो। तो स्वर वाले शब्द नहीं है, तो आपके लिए आसान हो गया। अब आप क से शुरू करें। क वाले शब्द, क वर्ण वाले शब्दों पर ध्यान देंगे। क से कोई शब्द है? ख से भी नहीं है। ग से शब्द है गान। तो यहाँ पर आप पहला नंबर लगाएंगे, पहली संख्या लिखेंगे यहाँ पर गान। ठीक है, अब दूसरा शब्द, ग के बाद घ से कोई शब्द नहीं है, अंग से कोई शब्द होता नहीं है, शुरू ही नहीं होता है अंग से। फिर च। अब च वर्ग में हम देखेंगे, च से कोई शब्द है? नहीं है। छ से भी नहीं है, छतरी वाला छ से भी नहीं है, बल्कि ज से है। तो हम ज पर यहाँ पर
2 लगाएंगे। ठीक है, अब ज से हो गया, झ से कोई नहीं है, यहां से शब्द होते नहीं। फिर ट, अब ट से कोई शब्द है नहीं, ट वर्ग का, ठ से भी नहीं है, ड से भी नहीं है, ढ से भी नहीं है, ण से भी नहीं है। अब त वर्ग पर हम आते हैं। त वर्ग में त से कोई शब्द है नहीं, थ से कोई शब्द है नहीं, द से कोई शब्द है नहीं, ध से कोई शब्द है यहां पर नहीं, न से कोई शब्द है नहीं। ठीक है, अब हम प वर्ग पर आते हैं। प वर्ग में प पतझड़। ठीक है, तो 1 2 और यहां पर आप 3 लिखेंगे। प वर्ग से हो गया। फिर फ वर्ग, फ से है कोई शब्द नहीं, ब से है कोई शब्द नहीं, भ से है भौरे, यहां पर हो गया। अब 5वां शब्द कौन सा होगा? प फ ब भ म, म से ये शब्द है। ठीक है, प फ ब भ म। अब य से कोई शब्द है नहीं है। ठीक है, र से कोई शब्द है, र से नहीं, ल से कोई शब्द है, ल से भी कोई नहीं है। अब व से देखें, व से कोई शब्द है, हाँ व से ये शब्द है और यहां पर आपने लगाया छ। और फिर उसके बाद, सॉरी बेटा, हाँ म से हो गया, अब व से भी हो गया। अब उसके बाद श, श आपके सामने तालव्य श से है, तो यहां पर आपने लगाया सा। ठीक है, अब उसके बाद मूर्धन्य श से कोई शब्द है नहीं, तब आप दंत स पे आएंगे और दंत स से आपको 2 शब्द दिख रहे हैं। अब आपके सामने ये समस्या है कि मैम मैं दंत स से सरसों भी है, सुख भी है, तो कौन सा पहले लगाऊं? तो स्वाभाविक है कि यदि स में स को आप अलग करें तो स जोड़ अ बराबर स, और सुख के स को अलग करें तो स जोड़ उ बराबर सु। तो यहां पर उ की मात्रा बाद में आती है, उ बाद में आता है, अ पहले आता है, इसलिए सरसों पर आप लगाएंगे 8 और सुख पर लगाएंगे 9 और अंत में बचा श स ह, हरियाली, अंत पे लगाएंगे 10। तो ये आपका क्रम है। जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो उसको, इन शब्दों को ऐसे लिख करके अपने आपके प्रश्न पत्र पर जो शब्द ऐसे दिए रहेंगे उसको तो आप ऐसे लगा देंगे, लिख देंगे, लेकिन आंसर कैसे लिखेंगे? पहला शब्द आप लिखेंगे यहां पर, पहला शब्द गान। ठीक है, फिर दूसरा शब्द आप लिखेंगे जग, और तीसरा शब्द लिखेंगे हमारे पास पतझड़। ठीक है, और चौथा शब्द हमारे पास भौरे। इस तरह से आप क्रम से वहां से उठाकर इस तरह से जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये सही तरीका है। अपनी सुविधा के लिए आप अपने प्रश्न पत्र में ऐसे निशान लगा करके आप उसको क्रम से इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये आपके अभ्यास के लिए मैंने कुछ शब्द यहां पर लिख रखे हैं, इस पर भी थोड़ा क्रम संख्या डाल लेते हैं तो आपको और अधिक आपका अभ्यास हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, क्या क्रम बताया? अंग या अनुस्वार या अनुनासिक वाले शब्द सबसे पहले आएंगे, और तब आपके बाद अह, और तब आ। तो यहां पर अंधेरा, सबसे पहला शब्द आपका क्या होगा? अंधेरा। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या पहला शब्द लगाया? अंधेरा। अब दूसरा शब्द हम देखें कि अनुस्वार से कोई शब्द है नहीं, फिर अ पे आएंगे। अ से कोई शब्द है? हाँ, अ से शब्द है, दूसरा शब्द है अ से अमरूद। ठीक है,
अब तीसरे शब्द पे हम आएंगे कि अब कोई और भी मुझे यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, तो स्वर को वहीं छोड़कर अब हम व्यंजन की तरफ चलेंगे। व्यंजन में हम देखेंगे कि क से कोई शब्द है, क से कोई शब्द नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि क्ष जो है ये क के साथ जुड़ेगा, यानी क वाली ही क्रम में इसको हम रखेंगे। यहां पर बताया मैंने क जोड़ श बराबर क्ष है, तो इस पर हम तीसरा नंबर डालेंगे 3, ठीक है। और फिर उसके बाद चौथा, अब क वर्ग में और कौन सा शब्द है, यहाँ पे ख ग घ अंग, अंग से कोई शब्द नहीं होता, कोई नहीं है। अब हम च वर्ग में आएंगे। च वर्ग में च से कोई शब्द नहीं है, छ से है, तो छ से शब्द है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे 4, ठीक है। यहां पर हम 4 नंबर दिए। और फिर छ के बाद ज से कोई शब्द है नहीं, लेकिन ज्ञानी पर हम टिक जाएंगे। ज्ञानी ज जोड़ इया बराबर ज्ञा, तो यहां पर ये देखिए, ये मैंने आपको बताया है ज जोड़ इया, तो यहां पर हम इसे ज वाले क्रम में ही गिनेंगे। तो अब हम इस पर संख्या डालेंगे 5, ठीक है। अब उसके बाद छठा संख्या हम किस पे डालेंगे, अब च वर्ग खत्म हो गया, अब हम ट वर्ग पे आते हैं। ट ठ ड ढ ण, यहां पर ट वर्ग से संबंधित कोई भी शब्द आपको नहीं दिख रहा है। अब उसके बाद हम आएंगे त पर, त थ द ध न, यहां पर न जो है वो आपका छठा नंबर होगा और कोई शब्द यहां पर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास छठा नंबर आ गया और उसके बाद हम आएंगे प फ ब भ म, तो प फ ब भ म में से कोई शब्द नहीं है, तो प वर्ग से भी नहीं है। अब हम आएंगे य पर, य से कोई शब्द है नहीं, र से कोई शब्द है नहीं, ल से कोई शब्द है नहीं, व से कोई शब्द है नहीं। फिर हम आएंगे तालव्य श पर, तो तालव्य श से शब्द है और आप यहां पर लिखेंगे कौन सा क्रम, 7वां, शत्रु, ठीक है। अब तालव्य श के बाद मूर्धन्य श से कोई शब्द है, हाँ, षटकोण, और यहां पर आप लिखेंगे 8, 8वां क्रम संख्या। और फिर दंत स से कोई है, हाँ, सामान, तो सामान पर आप लिखेंगे 9, और उसके बाद अंतिम शब्द हम आएंगे श श स ह, ह से हलवाई है, तो यहां पर हम लिखेंगे 10। मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाने में सफल हुई होंगी। इसका निर्णय मैं अभी MS टीम पर कर लूंगी। आइए हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। शब्दकोश के क्रम आपके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे अच्छे से समझना जरूरी है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जीवन मूल्य के प्रश्न। पतझड़ आने पर पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ये सूत्र वाक्य है, ध्यान से सुनिए। पतझड़ आने पर पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, वसंत आने पर पेड़ों पर फिर से नए पत्ते आते हैं। यहां पर पतझड़ और वसंत ये दो विरोधाभासी चीजें हैं। पतझड़ जहां उदासी का, जहां पुराने पत्तों के झड़ने का संदेश देता है, वसंत वहीं नए कोमल पत्तों के आगमन, खुशहाली का संदेश देती है। यहां पर इस सूत्र वाक्य के द्वारा 2 प्रश्न पूछे गए के आधार पर। पहला प्रश्न है, पतझड़ और वसंत जीवन की किन सच्चाइयों की ओर संकेत करते हैं?
ये आज का आपका गृह कार्य है, जीवन मूल्य का प्रश्न। मैं आपको कुछ संकेत बिंदु समझा दे रही हूं, आप अपने ढंग से इसकी व्याख्या कीजिएगा। पतझड़ और बसंत किस सच्चाई की ओर संकेत करते हैं? पतझड़ और बसंत जीवन की सच्चाई की ओर संकेत करते हैं कि जीवन कभी भी समतल नहीं है। जीवन कभी भी बहुत ही साधारण तरीके से जीवन नहीं चलता। कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी सुख, कभी दुख, कभी अंधकार, कभी प्रकाश जीवन में आता रहता है। इसी तरह से पतझड़ और बसंत मनुष्य को पतझड़ जैसे दुख में, या पतझड़ जैसे अंधकार में, या पतझड़ जैसे उतार के समय भी सम बने रहना चाहिए, इस उम्मीद से, इस आशा से कि अब बसंत के आगमन की सूचना जल्दी मिलेगी। इसलिए पतझड़ और बसंत के माध्यम से हमारे अपने जीवन में हमें ये समझ आती है या ये सीख मिलती है कि कभी भी हमेशा दिन एक से नहीं होते। यदि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। ठीक है, जीवन के इस सुख दुख के क्रम का वर्णन किया गया है पतझड़ और बसंत के द्वारा। इस सच्चाई की ओर संकेत किया गया है। ऋतुओं के चक्र को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऋतुओं का चक्र, आप सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऋतुओं का चक्र पूरी दुनिया में बिल्कुल बदलता जा रहा है और उसके कारण अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऋतुओं के चक्र को सामान्य बनाए रखने के लिए हमें कम से कम कार्बन उत्सर्जन करना चाहिए। हमें प्रदूषण मुक्त जग को बनाने का प्रयास करना चाहिए। वृक्षारोपण बहुतायत में करना चाहिए। वृक्षों के संरक्षण, वृक्षों के रख रखाव, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने पर जोर देना चाहिए। हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी और साझेदारी से हम ये भी कर सकते हैं, यानी कि हम ऋतुओं के परिवर्तन, ऋतुओं का चक्र गड़बड़ा रहा है या ऋतुओं का चक्र जो बदल रहा है, सही तरीके से नहीं चल रहा है आज दुनिया में, उसको संभालने के लिए, अपने पूरे दुनिया को संभालने के लिए हमें हमारी साझेदारी, हर व्यक्ति की साझेदारी और जिम्मेदारी होनी चाहिए। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ करने के लिए का प्रश्न, नीचे उस ऋतु का नाम लिखिए जिसमें सबसे कम तापमान हो। प्यारे बच्चों, हमारे भारत में 6 ऋतुएं क्रम से आती और जाती हैं। सबसे पहले बसंत, फिर ग्रीष्म, और फिर वर्षा, और फिर शरद, और फिर हेमंत, और फिर शिशिर। ये 6 ऋतुएं क्रम से आती जाती हैं। इनमें सबसे अधिक ठंड हेमंत और शिशिर में होती है। तो हम हेमंत और शिशिर ना लिख करके सर्दी लिख सकते हैं, या सर्दी आप लिख सकते हैं। सर्दी में सबसे कम तापमान होता है। ठीक है, ठंड बढ़ जाती है तो तापमान कम हो जाता है। और सबसे अधिक तापमान कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में, जब बहुत तेज गर्मी आप महसूस करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आप करेंगे अपने से, मैंने आपको हिंट दे दिया है। और बसंत ऋतु में आने वाले किन्हीं 2 त्योहारों के नाम। कौन से 2 त्योहार मुख्य रूप से पड़ते हैं? एक तो बसंत पंचमी, माँ सरस्वती की पूजा जब हम करते हैं, और दूसरा शिवरात्रि। ठीक है, और वसंत पर कोई अन्य कविता ढूंढिए और उसे कक्षा में सुनाइए और लिखिए। ये आपका आज का गृह कार्य है। इस संबंध में आप फिर वसंत की आत्मा आई, ये पंक्ति आप ध्यान से सुनिए और इसको, जिसे सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है, इस कविता की पंक्ति को समझिए और सुनिए, और इसको लिखना है आपको। और साथ में आए महंत वसंत श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की
कविता भी आप लिख सकते हैं। कोई एक कविता आपको लिखनी है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कविता आपके नजर में होगी, अच्छी कविता जो साहित्यिक पृष्ठभूमि से निकली हो, उसे आप लिख सकते हैं। आपका गृह कार्य यही है। आगे की बातें हम लोग MS टीम पर करेंगे।